हे गाइस, वेलकम टू टारगेट। सरकारी नौकरी मैं इरशाद अली खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी में सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज नंबर आप 8 देख रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर यानी कृषि पर आधारित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो यूपीपीएससी ने प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आपसे पूछ रखे हैं। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए। आज का पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है। इसी सवाल को ऐसे पूछता है, निम्नलिखित में से दुनिया का पहला पूर्ण रूप से जैविक कृषि करने वाला राज्य अब कौन सा बन गया है। इंग्लिश में ऐसे पूछ लेगा, वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्लीट ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट। जी हाँ, वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्लीट ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट अब कौन सा है। और ये गौरव हासिल हुआ है किसको? भारत को। और भारत के किस राज्य को? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। जी हाँ, भारत में जो सिक्किम स्टेट है, सिक्किम राज्य को दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य घोषित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब जैविक राज्य घोषित करने या जैविक राज्य होने का मतलब क्या है यहाँ पर? देखिए, हमारे देश की जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन की भारी कमी है, और इस कमी को पूरा करने के लिए जो देश में किसान है हमारे देश के, वो किसान केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी कृत्रिम या फिर एक तरीके से कह सकते हैं आप जो रासायनिक उर्वरक है, रासायनिक खाद है, इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिक्किम ने क्या किया? सिक्किम ने कुछ साल पहले से जो अपने स्टेट में वहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स और जो कीटनाशक इस्तेमाल करते थे किसान, उसको पूरी तरह से बैन कर दिया और वहाँ के लिए कानून बना दिए कि इस कानून का अगर कोई उल्लंघन करता है तो वहाँ पर 1 लाख रुपए का जुर्माना फाइन है उसके लिए, और 3 महीने तक की कैद या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो इतने स्ट्रिक्टली कानून बनाए गए इन केमिकल फर्टिलाइजर्स और जो कीटनाशक हैं इनका इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से बैन लगाया सिक्किम ने। और सिक्किम ने काफ़ी लंबे समय तक जो वहाँ की मिट्टी है सिक्किम की, उसकी फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए या वहाँ के पर्यावरण के संरक्षण के लिए या फिर जितने भी कार्य है वहाँ की सॉइल के लिए हो, चाहे किसी भी बीमारी को रोकने के लिए या एक तरीके से हेल्दी लाइफ के लिए हो, ये सारी चीज़ों पर काम करके इस लक्ष्य को हासिल करने में सिक्किम सबसे पहले स्थान पर रहा पूरे विश्व में। तो दुनिया का और भारत का पहला 100% जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम है। अब इसने जो है, अब यहाँ पर जो है इन फर्टिलाइजर्स का या कृत्रिम जो खाद है इनकी जगह पर जो हरी खाद आती है, जो कैटल डंग होता है, जानवरों के जो गोबर से खाद तैयार होता है उसको, और जो केंचुए वगैरह का इस्तेमाल है, यानी प्राकृतिक रूप से जो हमारी परंपरागत रूप से जो हम इस्तेमाल करते आ रहे थे, इन खादों का इस्तेमाल करना शुरू किया गया है। बहुत सारी अब मिट्टी की सॉइल परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं भी वहाँ पर लगाई गई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्निक्स जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, तभी ये दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य बना है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जिसे आप नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, ये जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन वो प्रोसेस है, आपने जो दालों के पौधे हैं, दालों की पौधों की जड़ों में एक बैक्टीरिया, एक जीवाणु रहता है जिसे हम कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। इसकी खास बात यह है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है इसको अवशोषित कर लेता है और इसको नाइट्रेट में परिवर्तित करके जो है पौधे को जो है एक तरीके से ये प्रोवाइड करता रहता है, उसको सप्लाई देता रहता है। और इसी राइजोबियम बैक्टीरिया के इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देने की प्रक्रिया को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? देखिए, जो दाल यानी पल्सेस के प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में ही होता है ये जीवाणु बैक्टीरिया, और इन्हीं पौधों की जड़ों में ही होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु दाल के पौधों की जड़ों के साथ संयोजन करके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक बहुत सारी रेवोल्यूशंस, क्रांतियां हुई हैं कृषि के क्षेत्र में भी, अलग अलग तरह की। आपने देखा है यहाँ पर आपको जो है रेवोल्यूशन यानी क्रांतियों के नाम दिए हैं और इनका सब्जेक्ट मैटर, इनका विषय क्या था, यानी किस उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, मैचिंग में पूछा है। आप तो निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं आपको बताना है। अगर आप हरित क्रांति की बात करें, हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन को आप जानते हैं, जो कृषि में खाद्यान्न उत्पादन है उसमें वृद्धि के लिए इसको लाया गया था, इस हरित क्रांति को। तो पहला तो सुमेलित नहीं है क्योंकि हरित क्रांति आई थी कृषि में खाद्यान्न उत्पादन के लिए। अगर हम नीली क्रांति की बात करें, ब्लू रेवोल्यूशन की, ब्लू रेवोल्यूशन आई थी मत्स्य उत्पादन के लिए या मछलियों के प्रोडक्शन के लिए, तो ये भी दूसरा भी मैच नहीं है। अगर तीसरे की बात करें, गुलाबी क्रांति या पिंक रेवोल्यूशन, ये झींगा मछली के उत्पादन में वृद्धि के लिए है, ये बिल्कुल ठीक है। श्वेत क्रांति की बात करें या व्हाइट रेवोल्यूशन की, ये दुग्ध उत्पादन में वृद्धि यानी मिल्क प्रोडक्शन में वृद्धि के लिए। तो तीसरा और चौथा ही यहाँ पर सुमेलित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर 5 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में जो है आपको दी हुई है खेतियों के नाम, और यहाँ पर इन किसके अंतर्गत किसकी खेती की जाती है। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की,
मधुमक्खी पालन जो बी कीपिंग है वो एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा बात करें शहतूत की वृक्ष की जो खेती है, शहतूत की खेती, वो सिविकल्चर। और अंगूर की खेती या फिर आप कह सकते हैं ग्रेप फार्मिंग जो है विटीकल्चर में आती है, पिसिकल्चर में आती है मछलियाँ। तो ये ऑलरेडी मैच रखे हुए हैं आपको, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो शुगर केन में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट बताने हैं 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग, ये कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है गन्ने का और चीनी का दोनों, तो ये फर्स्ट पोजीशन पर है। सेकंड पर है महाराष्ट्र और थर्ड पर है कर्नाटक। यहाँ पर आइए, सेकंड ऑप्शन में देखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 3 लीडिंग प्रोड्यूसर हैं शुगर केन के। तो पहले में गन्ना उत्पादन और चीनी उत्पादन दोनों में ही उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर है सभी राज्यों में। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, तीसरे पर है कर्नाटक। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के प्रधान लौंग उत्पादक यानी क्लोव जो लौंग है, मसालों में लौंग का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें 3 राज्य बताने हैं आपको। अगर ए ऑप्शन देखें, इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कहे जाते हैं लौंग के। अब इसमें भी आपको रैंकिंग अगर करके पूछ ले तो फर्स्ट पोजीशन पर 2019 में अगर हम बात करें तो पहली पोजीशन पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कौन? तमिलनाडु। सेकंड पोजीशन पर है कर्नाटक और थर्ड पोजीशन पर है केरल। एज इट इज़ फॉलो करने हैं ये आपको। देखिए, तो इसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अगर आपसे पूछे क्लोव का या लौंग का तो ये रहेगा तमिलनाडु, पहली पोजीशन पर है तमिलनाडु, सेकंड पोजीशन पर है कर्नाटक और थर्ड पोजीशन पर है केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, कॉफ़ी के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो कॉफ़ी के आधार पर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया जिस पर कॉफ़ी की खेती की जाती है वो है कर्नाटक की, याद रखिएगा। इस सवाल को ऐसे भी पूछा हुआ है कि भारत में 70% से अधिक क्षेत्रफल पर कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो ये कर्नाटक रहेगा, ऑप्शन ए। अब इसमें आपसे सेकंड, ये फर्स्ट पोजीशन पर है कॉफ़ी प्रोडक्शन में, देश में पहला स्थान कर्नाटक का है। सेकंड पोजीशन पर भी पूछ सकता है आपको, सेकंड पोजीशन पर आता है केरला और थर्ड पोजीशन पर आता है तमिलनाडु। केरला सेकंड पोजीशन पर है कॉफ़ी के उत्पादन में, फर्स्ट पोजीशन पर कर्नाटक है, थर्ड पोजीशन पर तमिलनाडु है। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसको आप थोड़ा सा रिवर्स कर लीजिएगा। कॉफ़ी के उत्पादन में पहला पोजीशन तो फर्स्ट पे यही है, लेकिन सेकंड पे आपको केरला लिखना है, ठीक है, वो मिसप्लेस हो गया। केरला सेकंड पर है, थर्ड पर तमिलनाडु है, ये करेक्ट है। इसको आप एज इट इज़ फॉलो करिएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारत के निम्न 4 राज्यों में बकरी पालन मुख्य रूप से होता है, इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक बकरियों की संख्या है? तो देखिए 20वीं जो पशुधन रिपोर्ट है, अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है वो 2019 में 20वीं पशुधन रिपोर्ट आई है। एक सवाल पूछता है कि पशुधन रिपोर्ट को हर साल पशुधन रिपोर्ट को जो है कौन जारी करता है? तो इसको करता है मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। जी हाँ, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 20वीं पशुधन रिपोर्ट जारी की है। इसके तहत अगर भारत की बात करें, टोटल भारत में 148.8 मिलियन बकरियां हैं पूरे देश के अंदर। और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा बकरियों की संख्या वो राजस्थान के अंदर है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान में सबसे ज़्यादा बकरियां हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि सभी राज्यों में, भारत के सभी राज्यों में बकरियों की सर्वाधिक संख्या या राज्यों में प्रथम स्थान बकरियों के मामले में राजस्थान का है। सेकंड नंबर पे आएगा इसके बाद पश्चिम बंगाल, थर्ड पोजीशन पर आएगा यूपी, ठीक है। तो फर्स्ट जिसमें बकरियों की संख्या सबसे ज़्यादा राजस्थान, सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश और फोर्थ पोजीशन पर बिहार है। ए ऑप्शन सही आंसर है इसका। नेक्स्ट सवाल देखिए, उन दलहनी फसलों को चिन्हित कीजिए जो वातावरण की नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती हैं। हमने देखा था कि दलहनी फसलें जो होती हैं, जो दालों की जो फसलें होती हैं, उनकी जड़ों में एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को जो है एक तरीके से नाइट्रेट में कन्वर्ट करके नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है पौधों को। तो इसमें चना है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, मटर है, सोयाबीन है, इन सब में। लेकिन अगर हम बात करें राजमा की, तो राजमा जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है, एक्सेप्शन है ये, इसको याद रखेंगे। ए ऑप्शन सही आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, फसल प्रणाली शोध निदेशालय, फसल प्रणाली शोध निदेशालय ये कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि से संबंधित जितने भी संस्थान हैं ये भी पूछता ही है।
तो जो भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान है, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना ही जो है इसके नाम से की गई थी, फसल प्रणाली शोध निदेशालय। इसका जो हेडक्वार्टर या फिर ये कहाँ पर स्थित है, ये मेरठ में है, यूपी में जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट यानी मंडल है ये यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, दो मुख्य ऋतुओं वाली फसलों के बीच में एक जल्दी पकने वाली फसल को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वर्ष में जैसे दो मेन क्रॉप होती हैं, बड़ी बड़ी फसलें होती हैं जिनमें ज़्यादा टाइम लगता है ग्रो होने में, अगर उन दो फसलों के बीच में हम कम समय में पैदावार करने वाली, कम समय में पैदा होने वाली कोई फसल लगा देते हैं तो उस फसल को हम कहते हैं कैच क्रॉप्स। जैसे सब्जियां होती हैं आपकी, जैसे मूली वगैरह हैं या फिर ककड़ी खीरा है, ठीक है, इस तरह की जो सब्जियां होती हैं जो कम समय में ही पैदा की जा सकती हैं, तो दो मेन क्रॉप्स के बीच में लगा देना ही कैच क्रॉप्स कहलाती हैं। यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि कैच क्रॉप जो है इज़ अ फास्ट ग्रोइंग क्रॉप होती है दैट इज़ ग्रोन बिटवीन सक्सेसिव प्लांटिंग ऑफ टू मेन क्रॉप्स। तो इसका आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आम की सर्वाधिक निर्यातक किस्म कौन सी है? आम की जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाने वाली वैरायटी कौन सी आपको बताना है। इसी सवाल को ऐसे भी पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से आम की किस प्रजाति को भारत से निर्यात सबसे निम्नलिखित में से आम की किस प्रजाति को भारत से सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है निर्यात में? तो या आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी किस्म है? तो इन चारों के नाम आपने सुन रखे हैं, अगर इसमें आंसर आप सेलेक्ट करोगे तो अल्फांसो जो आम है, अल्फांसो ये महाराष्ट्र में इसका लार्जेस्ट प्रोडक्शन है। तो अल्फांसो को हमने पहले भी डिस्कस किया था हिस्ट्री में, इसको अगर आपने वीडियोस देखे होंगे। तो अल्फांसो ऐसा आम है जो भारत से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, विदेशों में ये भेजा जाता है यहाँ से हमारे देश से। और अगर आपसे एक और पूछता है कि आम की बीज रहित किस्म कौन सी है, एक क्वेश्चन आता है आम की बीज रहित या सीडलेस वैरायटी कौन सी है, तो इसका नाम याद रखिएगा, सिंधु नदी के नाम पर ही है ये, सिंधु। तो सिंधु नाम जो है ये सिंधु आम की बीज रहित प्रजाति है एक, और ये विश्व की एकमात्र बीज रहित प्रजाति आप कह सकते हैं। इसको बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ डेवलप किया गया था बिहार में, यहाँ के हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है उसके वैज्ञानिकों ने इस सिंधु को बनाया था, इस आम की प्रजाति को। इसमें बीज नहीं होता, बीज रहित है, सीडलेस प्रजाति है ये। इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसको जो सिंधु को बनाया गया है अल्फांसो और रत्ना दो आम हैं, इनसे जो है हाइब्रिड तैयार किया गया था, ये हाइब्रिड वैरायटी किसकी, आम की, जिसे हम सिंधु कहते हैं। नेक्स्ट सवाल चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियां गुलाबी रंग, इनमें जो है गुलाबी रंग पैदा होता है। दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियों में जो गुलाबी रंग पैदा होता है वो किसकी वजह से होता है? ये राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से। देखिए एक ही नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली जो प्रोसेस हमने देखी थी उसमें कितने सारे क्वेश्चंस कनेक्टेड हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी में जो है कृषि का अंशदान अब कैसा, यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का योगदान अब घट रहा है, बढ़ रहा है या स्थिर है? तो इसमें देखिए अब जो हमारे देश की जीडीपी है, इस जीडीपी में भी जो है कृषि का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। लेकिन अगर कुछ दशकों से हम देखें तो इसमें जीडीपी में जो कृषि है, हमारा कृषि क्षेत्र है, उसका योगदान जो है घटता जा रहा है अब, ठीक है। तो लगातार घट रहा है ये। और यहाँ पर अगर आप 2017-18 की बात करें तो 15.2%, उससे पहले 17.5%, उससे पहले कुछ ज़्यादा था। यानी अब धीरे धीरे ये घट रहा है इसका अंशदान, कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में हमारी कृषि का। तो ऑप्शन बी रहेगा इसका ठीक है आंसर। ये सवाल आपसे पूछे हुए हैं। नेक्स्ट अगला देखिए, किस मिट्टी को जिप्सम द्वारा कृषि के लिए उपयोगी बनाया जाता है? देखिए जिप्सम इसलिए मिलाते हैं मिट्टी में, जो मिट्टी में क्षार्यता होती है ना, क्षार्यता, मिट्टी का जो क्षारेपन का गुण है उसको खत्म करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। तो मिट्टी की क्षार्यता को कम करने के लिए, उसके खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम ऐड किया जाता है, या आप कहेंगे कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन निम्न में से इसमें जो है कौन सी फसल सम्मिलित नहीं थी? देखिए जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आया था, ये इसको पूछता है किस वर्ष ये आया था। साल 2007 में आया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। इसके तहत जो है, इस मिशन के तहत गेहूं चावल दलहन इनकी प्रोडक्टिविटी, इनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ही इस मिशन को लाया गया था। इसमें शामिल नहीं था, बताना है क्या है। तो ये तीनों तो शामिल थे लेकिन इसमें तिलहन शामिल नहीं किया गया था। अब इस योजना के तहत इसमें तिलहन को शामिल नहीं किया गया था। अगर खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात करें
2013 से लागू किया गया था। इस सवाल पूछता है खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत जो इसको पात्र या फिर आप कह सकते हैं पात्र व्यक्ति जिसको चावल किस रेट पर मिलना चाहिए, चावल 3 रुपये किलो, गेहूं 2 रुपये किलो और मोटे अनाज उसको 1 रुपये किलो, इस दर से दिए जाने का प्रावधान था। तो इसमें ऑप्शन डी है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, अदरक का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो अदरक का जो हिस्सा है वो मिट्टी के अंदर होता है जिसे हम खाते हैं। तो अदरक का जो खाने वाला भाग है वो तना कहलाता है। कौन सा है? तो अदरक का जो भूमि के अंदर होता है इसे हम रूपांतरित तना कहते हैं, इसी को हम खाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रूपांतरित तना अदरक का खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मिश्रित कृषि या मिक्स्ड एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम कोई भी किसान है, कोई भी आप मान सकते हैं, अगर फसल आप उगा रहे हैं, फसलों के उत्पादन के साथ साथ में आप पशुपालन भी कर रहे हैं, यानी फसलों के साथ साथ फसल उत्पादन के साथ साथ अगर पशुपालन भी किया जाता है तो इसे ही कहा जाता है मिक्स्ड एग्रीकल्चर या मिक्स फार्मिंग आप कह सकते हैं। तो ये जो है इसमें आंसर हो जाएगा आपका, देखिए, फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, ये कहलाता है मिश्रित कृषि। अब इसमें जब फसल उत्पादन के साथ साथ गाय भैंस, इनके अलावा भेड़ बकरी मुर्गी, इन सब का पालन किया जाता है एक तरीके से, तो यही कहलाता है हमारा मिक्स्ड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट, टमाटर का लाल रंग उसमें उपस्थित निम्नलिखित में से किस यौगिक के कारण होता है? इसको आप जानते हैं, ये होता है लाइकोपीन। ऑप्शन बी, टमाटर का रंग लाइकोपीन की वजह से लाल होता है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आईसीआर अनुसंधान संस्थानों में से कौन सा वाराणसी में स्थित है? अगर हम बात करें भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की, भारतीय सब्जी या भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। अगर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? बिहार में है, ये बिहार में है। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये कानपुर में है, ये बिहार में है। पहला वाला बिहार में कहाँ पर? पूसा में है, और ये कानपुर में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। तो चारों आपको याद रखने, एक न एक एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, SRI विधि किससे संबंधित है? इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। तो सिस्टम ऑफ राइस इसका जो फुल फॉर्म रहेगा सिस्टम ऑफ राइस मतलब धान की बात करें तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसकी फुल फॉर्म, या इसको श्री भी हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या है एक्चुअली? ये श्री जो है, इस नाम से जो पद्धति है वो धान की खेती से संबंधित है। ये ध्यान नहीं है एक्चुअली, ये धान की खेती से संबंधित है। धान के राइस की जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ाने से संबंधित ये मेथड है। तो इसमें जो श्री पद्धति में, SRI पद्धति में जो उगाई गई फसल होती धान की, उस फसल में औसतन 10 से 30% के बीच में पैदावार बढ़ जाती है इस मेथड के अंतर्गत। तो इसका आंसर डी है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, मक्का आलू और मूंग के फसल चक्र में सघनता कितनी होती है? तो फसल चक्र में जो सघनता, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे एक साल है, एक साल में हम जो है अगर 3 फसल उगा रहे हैं, अगर हम एक साल में 3 फसल उगा रहे हैं तो उन 3 को आप जो है 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 का मल्टीपल उतनी फसलें हो जाती हैं, तो ये होगा 300%। तो इसकी सघनता कितनी हो गई? ऑप्शन सी 300%। तो मक्का आलू मूंग, ये जो है इन फसल की जो फसल चक्र की जो सघनता है वो 300% है। इसमें इसका मतलब ये है कि एक खेत में एक वर्ष में जो उगाई जाने वाली जो फसलें हैं उसकी संख्या को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फसल चक्र की सघनता मिल जाती है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये मथुरा में है, मथुरा में मखदूम है, मखदूम मथुरा में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकेशन पर क्वेश्चन बनते हैं अक्सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, किसान दिवस कब मनाया जाता है? फार्मर्स डे भारत में कब मनाया जाता है? तो आप अगर बैकग्राउंड में जाएं इस क्वेश्चन के, जो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, जो चौधरी चरण सिंह का जो जन्म था वो 23 दिसंबर को हुआ था। ये जो है किसानों के बहुत बड़े नेता और बहुत बड़े हितैषी हुआ करते थे, और उन्हीं के सम्मान में हम आज के दिन जो है किसान, मतलब 23 दिसंबर को हम किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, पहला कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? साल 1974 में की गई थी। अगर पूछे ये कहाँ पर की गई थी तो ये
पौंडीचेरी में की गई थी इसकी स्थापना। और अगर अभी पूछे कि 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र का सम्मेलन हुआ है 2020 का, ये कहाँ पर हुआ है? तो 2020 का 11वां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन ये हुआ है नई दिल्ली में। ये भी पूछ सकता है आपसे। ये करंट अफेयर्स हो गया इसका। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट है, फसलों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत में कुल दलहन उत्पादन का 75% उत्पादन करता है? यानी जो टोटल पल्सेस भारत के अंदर उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है पल्सेस का, उसमें सबसे ज़्यादा दाल यानी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किन दालों का होता है? अगर विश्व स्तर पर बात करें, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस या वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस कौन है? इंडिया। भारत जो है विश्व में दालों का सर्वाधिक उत्पादन करता है। और इन दालों में भारत में 75% जो दालें होती हैं वो, इसमें दो दालें हैं, एक तो है चना और दूसरी है अरहर, ऑप्शन बी। चने और अरहर की दालों का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा यानी 75% इन्हीं दालों का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे अपने। और अगर पूछे विश्व में दालों का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो भारत है। नेक्स्ट देखिए, भूमि जल तनाव की माप की जाती है किसके द्वारा? ये एक इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस का नाम बताना है। तो भूमि जल तनाव को टेंशियोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो आरा मक्खी कीट से प्रभावित होती है? ये फसल होती है सरसों की या राई की फसल है जो आरा मक्खी कीट से प्रभावित होती है, ये नुकसान पहुंचाती है कीट इसको। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट सवाल देखिए, किस फसल में नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, धान में। पैडी फील्ड्स में जो धान के खेत होते हैं, धान के खेत में इस जीवाणु को जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, इसको जो है धान की फसल में इसलिए लगाते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसको भूमि में ये एक तरीके से इस धान के पौधे को जो है प्रोवाइड करा सके, जैसे हम देख रहे थे पल्सेस वाले केस में। तो इसको बाहर से ला करके इस पैडी फील्ड में डाला जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धान में सफ़ेद रोग, धान का जो सफ़ेद रोग है इसको बोलते हैं हम खैरा। तो खैरा कौन सा रोग है? ये धान का रोग है। इसकी रोकथाम के लिए क्या छिड़का जाता है? तो देखिए, इसमें जो जिंक सल्फेट है, इसमें जिंक सल्फेट के साथ में बुझा चूना जो होता है ना, उसको मिक्स करके पानी में तब छिड़का जाता है इस रोग से बचाने के लिए धान को। नेक्स्ट सवाल देखिए, किस उर्वरक में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाई जाती है? यूरिया के अंदर जो है नाइट्रोजन एमाइड की फॉर्म में पाई जाती है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, टुंड्रा शब्द का अर्थ क्या है? तो टुंड्रा शब्द का अर्थ होता है बंजर भूमि। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, हरियाली कार्यक्रम का संबंध किससे है? हरियाली कार्यक्रम का संबंध किससे है? ये वर्ष भी पूछता है कि ये हरियाली कार्यक्रम जो है किस वर्ष आया था। ये साल 2003 में आया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। और इसके तहत IWDP इसको बोलते हैं हम, इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो बंजर भूमि विकास कार्यक्रम इसी के अंतर्गत आया था। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, जिसे ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम कहते हैं, ये भी इसी के अंतर्गत था। एक और था मरुभूमि विकास कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये तीनों इसी के अंदर आए थे हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत। इसमें जो जल संग्रहण है और सरल तरीके से इस जल के मैनेजमेंट के लिए या जल संचयन प्रबंधन के समर्थन में इस हरियाली कार्यक्रम को लाया गया था। तो ये मल्टीपर्पज़ था, ऐसा नहीं था खाली जल को लेकर के था, जल को ही लेकर के था। तो ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास के लिए, फसलों के लिए, मानव पशुधन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स में शामिल किए गए थे। तो इसमें एक ये है जल संचयन प्रबंधन के समर्थन में इसका ये संबंध है किससे? हरियाली कार्यक्रम से। अगला सवाल देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। तो साल 1998 में शुरुआत की गई थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना की। ऑप्शन हो जाएगा सी। इस योजना को जो किसान है, किसान के जो कमर्शियल बैंक है, सहकारी बैंक है और जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, किसानों को इन बैंकों से ऋण लेने के लिए जो है एक तरीके से लोन लेने के लिए, पैसा उधार लेने की सुविधा इस किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अब आपसे ये भी पूछ सकता है किसान क्रेडिट कार्ड योजना को बनाया किसने था? तो ये आप जानते हैं, इसको नाबार्ड के द्वारा इसको बनाया गया था। ये वही नाबार्ड है जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब ये किस कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था इस योजना को? तो ये आर.वी. गुप्ता कमेटी थी। आर.वी. गुप्ता कमेटी के रिकमेंडेशन पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना को बनाया गया था नाबार्ड के द्वारा, और 1998 में इसको लाया गया था। नेक्स्ट देखें। सवाल नंबर नेक्स्ट है, कृषि आय बीमा योजना कब आरंभ की गई थी? कृषि आय बीमा योजना का आरंभ किया गया था साल 2003 में।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब इसमें जो है इस योजना में जो सरकारी एजेंसी थी उनके द्वारा बिना किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो उनकी फसलों को खरीदे जाने की गारंटी इसमें दी गई थी। उसके बाद में साल 1999, ये भी याद रखिएगा, साल 1999 में कौन सी एक स्कीम आई थी, इसी की तरह एक और योजना आई थी, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, इसी के जैसा नाम है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भी याद रखेंगे। वो आई थी 1999 से 2000 इस वर्ष में आई थी, और ये 2003-04 में आई थी। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से प्रभावी हुआ था? इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इसका आंसर आप जान रहे हैं 2007, 2008, यानी 2007 में इसको शुरू किया गया था, रबी की फसल से इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए थे? तो अगर इसकी बात करें, इसकी शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत साल 1966 में हुई थी। 1966-67 में ये वर्ष भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको। और भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन। और सबसे ज़्यादा इस भारत में हरित क्रांति की जो सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले जो इसके राज्य हैं वो हैं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले रीजन को सबसे ज़्यादा इससे लाभ पहुंचा था इस क्रांति से। हालांकि ये पूरे देश में ही ये क्रांति को चलाया गया था, लेकिन मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्शन अगर कृषि में देखें तो इन 3 राज्यों में ज़्यादा हुआ था। नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? ये सवाल अभी डिस्कस किया है मैंने, MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे पूछे विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं तो इनको आप जानते हैं, नॉर्मन बोरलॉग हैं ये। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत साल 1966-67 में की गई थी। इसके अंतर्गत जो अधिक उपज या अधिक पैदावार देने वाले बीजों को भारत में बोया गया था। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट सवाल, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत सरकार द्वारा कब लागू की गई थी? इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं, 1999 में इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भारत में कृषि मूल्य आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? कृषि मूल्य आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसको हमने एक और क्वेश्चन में डिस्कस किया था। इसको आप बोलते हैं CACP। CACP का फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइसेस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइसेस, इसी को बोलते हैं जो कृषि मूल्य आयोग है। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ सकता है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है, CACP। यहाँ सवाल पूछा है कि इसकी स्थापना किस वर्ष? साल 1965 में इसको स्थापित किया गया था। साल 1965 में इसको स्थापित किया गया था। बाद में 1985 में इसका नाम बदला गया था। बाद में इसका नाम CACP किया गया था। CACP बाद में रखा गया था इसका नाम। अब ये काम क्या करता है एक्चुअली, ये आयोग का काम जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है फसलों का, वो CACP के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। अब भारत में जो कितनी फसलें हैं जिनको जो MSP के अंतर्गत आती हैं, तो वो हैं 24 फसलें ऐसी हैं भारत में जो MSP के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, इस सवाल को हमने पीछे किया है, निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सम्मिलित नहीं की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, इसमें 2007-08 में जो रबी के मौसम से शुरुआत किया गया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का, इसका उद्देश्य जो था कृषि में उत्पादकता को बढ़ाना था। कृषि में किस तरह की उत्पादकता? चावल, गेहूँ और दाल के उत्पादन में वृद्धि करना था, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में आया था ये। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में आया था, लेकिन इसमें जो शामिल नहीं किया गया था वो तिलहन को शामिल नहीं किया गया था। इसमें A ऑप्शन इसका आंसर रहेगा, A ऑप्शन इसका सही आंसर है। तिलहन इसमें शामिल नहीं थी, गेहूं, चावल, दालें शामिल थी इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नाफेड संबंधित है किससे? नाफेड की फुल फॉर्म पहले पूछ लेगा आपसे, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव। इसकी फुल फॉर्म एक्चुअली इसके जो लेटर्स हैं थोड़ी सी इसमें जो है कुछ मिस तो नहीं है, लेकिन ये नाफेड ही इसको बोला जाता है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। हिंदी में आपसे अगर आज पूछ ले तो इसको बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, नाफेड। और ये जो है किससे, जो भारत में कृषि उपज के लिए विपणन सहकारी समितियां हैं उनकी एक एजेंसी है ये, तो कृषि उत्पादों के विपणन से, मार्केटिंग से संबंधित है ये। C ऑप्शन सही रहेगा इसका आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया था कौन सी फसल का प्रोडक्शन इसमें मैक्सिमम हुआ था? इसमें गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक हुआ था और इसमें
उसके साथ में ही चावल का भी उत्पादन था इसमें शामिल, लेकिन मैक्सिमम जो था इन दोनों में भी गेहूं के उत्पादन पर फोकस किया गया था। मैक्सिकन गेहूं लाया गया था यहाँ पर भारत में और वो बोया गया था। सवाल नंबर अगला है, निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के लिए सर्वाधिक क्षेत्र है? ये है भारत। तो भारत में जो है, भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र अवेलेबल है किसके लिए? चावल की कृषि के लिए। नेक्स्ट देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट है, माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो देखिए, एक फसल की प्रजाति पर ज़रूर क्वेश्चन बनता है। तो माही सुगंधा जो प्रजाति है वो धान की है, राइस की है। अब इसके अलावा जो है और भी हैं जो इसकी कही जाती हैं, माही सुगंधा के अलावा जो धान की अन्य प्रजाति हैं, जिसमें गोविंद है, कावेरी है, रत्ना है, जया है, सरजू है ना, ये सब आती। पूसा 33 है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट है, मटर की पत्ती विहीन प्रजाति कौन सी होती है? तो ये होती है अपर्णा। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है ये अपर्णा है। नेक्स्ट सवाल देखिए, बारानी दीप। बारानी दीप किस फसल की किस्म है? ये एक्चुअली ये धान की एक किस्म है, बारानी दीप। सवाल नंबर नेक्स्ट है, हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अभी डिस्कस किया है इसको हमने, 1966 में इसकी शुरुआत की गई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन। अगला सवाल देखिए, नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है किस कार्य के लिए? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम नाबार्ड कहते हैं, ये देश में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराती है ये नाबार्ड। ऑप्शन 54 का आंसर हो जाएगा, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराती है नाबार्ड। इसकी स्थापना वर्ष भी पूछता है आपसे। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसकी स्थापना वर्ष पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार हमने डिस्कस भी किया है। तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, ऑपरेशन फ्लड जो है इसका संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड जो है एक्चुअली ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है ये। इसको श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं हम, ऑपरेशन फ्लड को। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, राज्य समिति का संबंध किससे है? तो कृषि पर जो आय होती है, कृषि की जो आय होती है उस पर कर आरोपण से संबंधित है राज्य समिति ये। इसका गठन किया गया था साल 1972 में। नेक्स्ट सवाल है, देश में कितने एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं? तो इसमें है 20 हैं, इन नंबर्स याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण से संबंधित संस्तुति करता है? इसको अभी हमने देखा था, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, CACP, कृषि लागत एवं कीमत आयोग जो है ये फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका निर्धारण करता है। और ये 1965 में इसको बनाया गया था, लेकिन ये 1965 में जब बना था इसका नाम APC था। इसका नाम APC था, यानी कृषि मूल्य आयोग, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन था। इसके अध्यक्ष थे जो ML दांतवाला, इनका नाम ही था ML दांतवाला जो है, इनके अध्यक्ष रहे। और 1985 में बाद में इसका नाम चेंज करके CACP किया गया था, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ये कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। पूसा सुगंधा गंगा, पूसा सुगंधा गंगा एक प्रजाति है किसकी? ये गेहूं की एक वैरायटी है। नेक्स्ट देखिए, गंगा वाराणसी प्रजाति किस चीज़ की प्रजाति है? ये आंवले की है। तो गंगा वाराणसी जो है आंवले की एक संकर प्रजाति कही जाती है, बी ऑप्शन। पूछी हुई है एग्जाम में, ये मालवीय चमत्कार प्रजाति किसकी है? तो ये अरहर की दाल की है, मालवीय चमत्कार प्रजाति। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक की जाती है? सर्वाधिक क्षेत्रफल सोयाबीन का किस राज्य में है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। इसको आप जान रहे हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम इसको। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे विश्व में चीनी का कटोरा यानी शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड किसको कहते हैं हम? ये इस कंट्री को आप जानते हैं, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये क्यूबा कंट्री है। ऑप्शन बी, क्यूबा है चीनी का कटोरा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो एकमात्र चुकंदर से चीनी का निर्माण करता है? चुकंदर से कौन है जो चीनी बना रहा है? ये यूक्रेन है, ये देश यूक्रेन। नेक्स्ट, बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है। तो बहार, अरहर, एक जैसे नाम दिख रहे हैं, बहार, अरहर, ये अरहर की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य, लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर स्टेट आप जान रहे हैं, ये भारत में 2019 में चीनी में और गन्ना दोनों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? केले का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में तमिलनाडु में होता है। अगला देखिए, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना है एक्चुअली ये। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये थी निर्यात योग्य कृषि उत्पादों से संबंधित थी, निर्यात योग्य कृषि उत्पादों से।
इस योजना की घोषणा 2004 में की गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो केसर जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है केसर का, वो कश्मीर से किया जाता है। जया, पद्मा, कृष्णा, इनमें से जो है किस अनाज की उन्नत किस्में हैं ये? जया, पद्मा और कृष्णा ये धान की उन्नत किस्में कही जाती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? ये आप जान रहे हैं, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन सी देखिए, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं चावल के ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गेहूं की फसल का कौन सा रोग है? गेहूं की फसल के रोग में रस्ट होता है, ये रस्ट, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और एक और पूछता है, कल्याण सोना जो है, कल्याण सोना किसकी किस्म है? तो गेहूं की एक किस्म है कल्याण सोना। नेक्स्ट सवाल देखिए, अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले कहवा यानी कॉफ़ी के बागान कहाँ पर लगाए गए थे भारत में? तो चिकमंगलूर में लगाए गए थे। चिकमंगलूर कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है, चिकमंगलूर में लगाए गए थे, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर अगला है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि है? तो ये उत्तर प्रदेश ही है। तो एक एक सवाल को हमने दो तरीके से भी पूछा हुआ है एग्जाम में। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और इस टेस्ट सीरीज़ में इतने ही क्वेश्चंस रहने देंगे हम। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपको 10 टेस्ट सीरीज़ जो है अपलोड की गई हैं, आज 10 और हो जाएंगी 20, ठीक है। 20 तो BU की हो जाएंगी और बाकी जो बची हुई हैं वो UP PCS की। उसमें UP PCS में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है। एक स्ट्रैटेजी और डिस्कस करते हैं आज, उसमें बताते हैं आपको क्या क्या करना है लास्ट में। थैंक यू सो मच।